स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी बच्चों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एम के शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे साना साना हाथ जोड़ी, और लेखिका अपने सभी साथियों के साथ कटाव के बहुत नजदीक पहुंच जाती है और सभी एक आनंद से भर जाते हैं जब कटाव में उन्होंने बर्फ देखी, और सभी बर्फबारी का मजा लेते हुए बढ़ने लगे। और जितेन ने बताया कि देखो ताजी ताजी बर्फ शायद रात में ही गिरी है, और सभी लोग बड़े आनंद से बर्फ के उन पहाड़ों पर खेलने लगे, बच्चों की तरह, मानो उनके भीतर का बच्चा जाग गया हो। बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंकना। लेखिका कहती कि मैं भी आनंद में डूब गई थी। मेरे पैर ठंड के कारण बर्फ में बहुत जल्दी झंझनाने लगे, झंझनाहट सी होने लगी, क्योंकि लॉन्ग शूज जो वहां पर बर्फ में पहनने के लिए लेखिका के पास नहीं थे। तो इतना सुंदर और आनंद से भरी हुई उनकी यात्रा थी, इतना सुंदरता उन्होंने वहां पर देखी कि सभी आनंदित हो गए, और जितने भी लोग वहां जाते थे वो आनंद से इसी प्रकार भर जाते थे। लेखिका बड़ी मस्ती में कहती है कि उनका जो ड्राइवर था उसने पूछा कि मैडम कैसा लग रहा है, आपने यहाँ पर क्या फील किया? तो उन्होंने कहा राम रोछो। अचानक वो जितेन कहता रहे आपने कहाँ से सीख ली नेपाली भाषा में ये राम रोछो कहा जाता है, बहुत अच्छा लगा को। तो जितेन भी बड़ा आनंदित हुआ कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी तेजी से इन्होंने नेपाली भी सीख, और नेपाली भाषा के इस्तेमाल से ही जितेन इतना उत्साहित हो गया मानो उसे अपनी भाषा पे गर्व हो रहा हो। और लेखिका कहती हैं कि हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी हो रही थी, बिल्कुल मोती के छोटे छोटे दानों की तरह ऊपर से बर्फ बरस रही थी। तो इतना सुंदर बर्फबारी का दृश्य, नीचे बर्फ बिछी हुई और उस पर ये खेलते हुए सैलानी। और लेखिका कहती है कि अपनी सहेली के पास जब पूछती है कि कैसा लग रहा है, बड़े आनंद से भरी हुई, वो भी एक अलग सी दुनिया में एक दार्शनिक बन करके एक फिलॉसफी मानो कह रही हो कि देखो प्रकृति की क्या व्यवस्था है, उस ऊपर वाले की व्यवस्था देखो कि बड़े बड़े पहाड़ों के जो स्तंभ खड़े हैं, यही पहाड़ अभी जम जाते हैं, पानी जो है बर्फ के रूप में यहाँ पर स्तंभ बन के बड़ी बड़ी शिलाओं के रूप में जम जाता है। और जब हमारे पास पेयजल की समस्या होती है नीचे तराई वाले इलाकों में, तो यही बर्फ के जो शिखर हैं धीरे धीरे पिघल करके नदियों का रूप धारण कर लेते हैं और धरती की प्यास को बुझाते हैं। मानो कितनी सुंदर व्यवस्था उस परमात्मा ने बना रखी है धरती पर। वर्षा ऋतु में वर्षा का होना, उस वर्षा के जल का इस तरह से बर्फ बन के पहाड़ों पर जम जाना बड़ी बड़ी शिलाओं के रूप में। और जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, जब मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है, जब पृथ्वी को जल की आवश्यकता होती है, तो यही हिम शिखर, यही बर्फ के पहाड़ धीरे धीरे पिघल कर धरती की ओर जाते हैं और धरती में जाकर के उसके प्यास को बुझाते हैं, उसके प्राणियों की, धरती पर रहने वाले प्राणियों के कंठ को भिगोते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं, और फिर से यही वाष्पीकृत होकर के जल बचा हुआ वापस बर्फ के रूप में आकर फिर हिम शिखर बन जाता है। एक अद्भुत व्यवस्था उस परमात्मा ने बनाई हुई है। इस तरह का रोमांच, आनंद से भरा हुआ लेखिका का सफर बड़े ही मौज और मस्ती से चल रहा था, ऐसा लेखिका वर्णन कर रही है अपने इस यात्रा संस्मरण में। सभी फोटो खींचने लगे, दनादन क्लिक होने लगी, लेखिका कहती हैं, और सभी फोटो खिंचाने में व्यस्त थे, मौज मस्ती में व्यस्त थे। और मैं बड़ी गंभीर भाव से आनंद मनाती हुई अपनी आंखों में ही, आंखों के कैमरे से ही सुंदरता को अपने भीतर कैद कर रही थी, ऐसा लेखिका लिखती है। और मणि कहती है कि कितना सुंदर प्रकृति है, कितनी सुंदरता यहाँ पर बिखरी हुई है, कितना ऋण है उस परमात्मा का हम पर जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी सुंदर प्रकृति प्रदान की है। ऐसी मणि की भी बातें सुन करके लेखिका को बड़ा अच्छा लगता है, और अचानक से लेखिका का मन फिर से उदास हो जाता है, फिर से उसे उन पहाड़ियों की याद आ जाती है जो अपना जीवन बड़ा संघर्ष करते हुए बिता रही हैं इन पहाड़ों पर। और बड़े आनंद का ये सफर रहा, धीरे से उनका सफर फिर आगे बढ़ता है। लेखिका कहती हैं वहां पर टेम्परेचर उस समय -15 डिग्री पर था, सोचिए कितनी कड़ाके की ठंड थी। और लेखिका कहती है थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ छावनियां
सैन्य छावनियां भी लेखिका को दिखी, तो उन्हें याद आया कि अच्छा वो बॉर्डर पर है, बॉर्डर एरिया पर वो चल रही हैं, इसलिए ये पुलिस की छावनियां और कुछ पुलिसिया गाड़ी भी लेखिका को दिखलाई पड़ती हैं। पुलिस छावनी के नजदीक एक जगह पर गाड़ी रोकी जाती है और कुछ फौजियों से बातचीत होती, तो लेखिका ने सहज भाव से एक फौजी भाई से पूछ लिया कि आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, यहाँ इतना टेम्परेचर यहाँ पर कम है और इस टेम्परेचर में आपको रहना पड़ता है। तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए सरल भाव से कहा, अरे मैडम क्या बात है, आप लोग चैन से रह सके, आप लोग सुकून से रह सके, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। लेखिका कहती है कि उसका ये जवाब उसके दिल को छू जाता है लेखिका को, कि कितना संघर्ष है जीवन में, और वास्तव में ये फौजी भाई जो हमारे देश की सेनाएं हैं उन्हें कितनी परेशानी में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए उनके मन में सेना के प्रति भी एक देश प्रेम, उनकी देशभक्ति के प्रति भी एक बड़ा सम्मान का भाव लेखिका के मन में जागृत होता है। फिर भेटुला कह करके नेपाली भाषा में जितेन अपनी गाड़ी को प्रारंभ करता है और आगे की यात्रा फिर प्रारंभ होती है। और यात्रा करते करते लेखिका फिर से अपने विचारों में खो जाती है और वो कहती है कि वास्तव में हम शहर में रहते हुए अपने आसानी से जीते हुए जीवन में कभी भी इन सैनिकों के दर्द के बारे में हमने नहीं सोचा कि -15 डिग्री अर्थात इन कठिन पहाड़ी जो जीवन है वहां पर कितना संघर्षपूर्ण जीवन हमारे फौजी बिताते हैं। पेट्रोल के अलावा जहां पर ठंड के दिनों में सब कुछ जम जाता, ऐसी भीषण ठंड में भी ये फौजी भाई हमारा ध्यान रखते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो वास्तव में इस जीवन में कितना संघर्ष करते हुए लोग हैं, और हम तो शहरी लोग अपनी बंदी बुधाई जीवन जीते हैं, एक छोटे से दायरे में ही रहते हैं। ऐसा लेखिका के मन में फिर विचारों का एक प्रवाह जमने लगा। आगे लेखिका कहती है कि वो युमथांग के लिए निकले थे, तो युमथांग में बल्कि चूंकि उस समय बर्फ उन्हें नहीं मिली, और एक बार जो कटावों में और उससे पहले की जगहों पर जो सुंदर दृश्य, रंग बिरंगे फूल, बर्फ से ढकी पहाड़ियां वो देख चुके थे, तो युमथांग में जाकर के इन्हें निराशा हुई, अर्थात उतनी सुंदरता उन्हें वहां दिखाई नहीं पड़ी जितना ये सोच रहे थे, जितना इन्होंने कल्पना की थी। और लेखिका के भीतर का जो लेखक था वो फिर से अपनी कलम उठाकर लिखने लगा कि यही शायद जीवन है। जीवन का एक दर्शन ये भी है कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक और मंजिल से ज्यादा सुंदर होता है उसका सफर। लेखिका ने कहा कि हमारा जो ये 149 किलोमीटर 50 किलोमीटर का जो सफर था, वास्तव में वो इतना रोमांचक था कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। भले ही युमथांग उन्हें उतना सुंदर न लगा हो, लेकिन युमथांग के बीच में जो उन्होंने आनंद लिया यात्रा का, वो ज्यादा रोमांचकारी था, वो ज्यादा आनंद से भर देने वाला अनुभव था। तो इस प्रकार लेखिका ने इस पूरे चैप्टर में उस पूरे पूर्वोत्तर राज्य की सुंदरता का बड़ा अद्भुत वर्णन किया, और अपने भीतर उठ रहे विचारों को भी उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। अब लेखिका आगे बढ़ते हुए एक सिक्किमी युवती से मिलती है, बातचीत करती है और पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? तो वो बड़े ही मुस्कुरा कर जवाब देती है, नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अर्थात लेखिका वहां की संस्कृति, वहां के लोगों के विचारों को भी लिखती हैं अपने इस पाठ में, पर्याप्त जगह देते हुए कहती हैं कि सिक्किम जब भारत का हिस्सा नहीं था तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती भारत ने उसे अपने में मिला लिया, वहां के लोग भी भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। और लेखिका बताती हैं जितेन नार्गे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वहां के लोगों से बातचीत करने के अनुसार, कि वहां की जनता भी भारत के साथ मिलकर बहुत खुश है, और उस लद्दाख और सिक्किम के बीच के एरिया का, उस हिस्से का वैसे भी उतना विकास नहीं हुआ था। जब सिक्किम भारत में विलय हुआ सिक्किम का, उसके बाद वहां पर काफी तेजी से विकास हुआ, और हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाइयों के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इसे एक दार्शनिक स्थल के रूप में भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ सैलानी भी आ जाकर यहाँ की खूबसूरती को देख सकें, और उसी के क्रम में ये एक सुंदर यात्रा लेखिका कर सके, और यहाँ के लोग भी यहाँ से मिलकर बहुत खुश हैं। वो अपने आप को अब सिक्किमी नहीं, भारतीय कहते हैं। उन सिक्किमी युवती की उस जवाब ने लेखिका को बहुत आनंद से और रोमांच से भर दिया था।
लेखिका कहती है कि गजब की देशभक्ति वहाँ के लोगों में अपने देश के लिए है। आगे लेखिका बताती है कि जितेन बहुत सारी जगहों के बारे में उसे बताता चलते जा रहा था। गुरु नानक देव जी के भी वहाँ पर चरण चिन्ह एक जगह पर है, उसने बताया। एक और जगह की ओर इशारा करते हुए चलती गाड़ी से उसने बताया कि यह हमारा देव स्थान है, यहाँ पर कभी कोई गंदगी नहीं फैलाता है, जो यहाँ गंदगी करेगा वो मर जाएगा, ऐसी एक मान्यता। तो लेखिका बड़ा विचारों की दुनिया में खो गई। उसने कहा कि पूरा देश कहीं ना कहीं एक विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट तरह की संस्कृति से बंधा हुआ है। स्वर्ग नर्क को लेकर अपनी कल्पना है, वहीं पर पाप पुण्य को लेकर भी वही अवधारणा, भले ही भाषा अलग अलग हो, भाषा बदल गई हो, मगर पूरे देश के प्राण एक ही है। और लेखिका साथ ही साथ ये कहती है कि बड़ा सुंदर दृश्य था और मनुष्य की ये अंतहीन यात्रा ही वास्तव में सच्चा जीवन है, कि वो लगातार यात्रा करता रहे, तीर्थाटन करता रहे, एक दूसरे से मिलता रहे, तो वास्तव में उस विराट के प्रति, उस सत्ता के प्रति मनुष्य के मन में अपने आप सद्भाव पैदा हो जाएगा, जिसने सृष्टि को बनाया है। जीप आगे बढ़ती गई और गैंगटॉक से जो उनका सफर था आगे युमथांग का, बड़े ही खूबसूरती से नई नई जानकारियों को प्राप्त करता हुआ पूरा होता है।